नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं। ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समाजकर्मी ओल्गा टेरेस की जनहित याचिका किससे संबंधित है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आपके लिए रामायण, बाइबल, कुरान, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं वो है। आप ये धर्म ग्रंथ है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं जितना भी मुझसे हो सकता है एक दिन में जो भी 1-2 चैप्टर पढ़ के, 2-3 चैप्टर पढ़ के जो वहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आपके क्वेश्चन में डालती हूँ, ये इस प्रैक्टिस सेट में डालती हूँ, ताकि आपके एनसीईआरटी के नोट्स तैयार होते रहें। और आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी के नोट्स अलग नोट करने हैं, उसमें बाकी नोट्स में मिक्स नहीं करने हैं। एनसीईआरटी के नोट्स अलग बनाने हैं और फिर देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक पूरा आपके पास तैयार हो जाएगा नोट्स। और सबसे पहले जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये नोट्स पक्का रिवीजन करें, और बाकी तो करना ही है पर इनको पक्का करें, इनसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते हैं क्या है आपका आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है। मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों से संबंधित है, बी दिल्ली की झोपड़पट्टियों में रहने वालों से संबंधित है, सी चेन्नई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये समाजकर्मी जो थे हमारे ओल्गा टेलिस, ये क्या थे? इन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी। किसके खिलाफ की थी इन्होंने? मुंबई नगर निगम, इसको क्या बोलते हैं? ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम केस, केस के नाम से जाना जाता है इसको। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम। कब हुआ था ये? 1985 में ये केस डाला गया था। और इस पर क्या हुआ कि जो वहाँ के मुंबई के जो ये थे वर्कर्स थे, ये क्या फुटपाथ में और झोपड़पट्टियों में रहते थे, तो इन पे वहाँ से हटाने का जो मुंबई नगर निगम था वहाँ से उनको हटा रहा था। तो इस पर ये ओल्गा टेलिस ने इसमें एक जनहित याचिका डाली कि इनको जो है ये कहाँ जाएंगे, अगर इनको हटा दिया जाता है तो इनकी जॉब चली जाएगी, और जॉब चली जाएगी तो एक प्रकार से जॉब जो है जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये जाएंगे कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये फैसला दिया कि जो धारा 21 में जीने का अधिकार की गारंटी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि धारा 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का की भी अधिकार है। और यदि इन झोपड़पट्टियों में रहने वालों को हटाना है तो पहले इनको आश्रय का भी अधिकार होता है, तो आश्रय के अधिकार के अंतर्गत इनको एक वैकल्पिक जगह दी जाए, जिससे ये वहाँ रह सकें और इनकी जो भी ये काम कर रहे हैं इनकी आजीविका ना छूटे। तो इन्होंने जो है जो वहाँ पर खाली जगह खाली कराई जा रही थी, इनको हटाया जा रहा था वहाँ से वर्कर्स को, तो उसको रोक दिया। बोले अगर आपको हटाना है तो पहले इनके लिए वहीं जहाँ इनकी काम करने की जगह है वहीं आसपास कोई एक वैकल्पिक जगह इनको प्रदान करो, उसके बाद इनको वहाँ से हटाओ जहाँ पर ये रह रहे हैं, चाहे वो फुटपाथ हो चाहे वो झोपड़पट्टी हो। तो ऐसा इन्होंने दिया था। इसी को ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के नाम से जाना गया था। तो ये समाजकर्मी ओल्गा टेलिस इस किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों से संबंधित है ओल्गा टेलिस बनाम जनहित याचिका। तो ये जो है ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका किससे है? मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों से संबंधित है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नागरिकता और सामाजिक वर्ग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
नागरिकता और सामाजिक वर्ग, ये पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही है, इसको भी आप अलग नोट डाउन करेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है कि नागरिकता और सामाजिक वर्ग डेविड टूमैन द्वारा लिखी गई है, या टी.एच. मार्शल द्वारा लिखी गई है, या अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है, या बर्लिन द्वारा लिखी गई है। तो आपका ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये टी.एच. मार्शल हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि टी.एच. मार्शल क्या थे? अंग्रेज समाजशास्त्री थे। अंग्रेज समाजशास्त्री थे ये, अंग्रेज समाजशास्त्री थे, 20वीं सदी के अंग्रेज समाजशास्त्री थे। और ये 1950 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। 1950 में ये बुक इन्होंने पब्लिश की थी। नागरिकता और सामाजिक वर्ग इनके द्वारा पब्लिश की गई है। और इसमें मार्शल ने नागरिकता को परिभाषित किया है कि किसी समुदाय के पूर्व सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में, जो किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को जो प्रतिष्ठा प्रदत्त की जाती है, प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में किसको? नागरिकता को परिभाषित किया है इन्होंने। नागरिकता को परिभाषित किया है कि जो है किसी जो समुदाय के जो पूर्ण सदस्य होते हैं, जो परमानेंट सदस्य होते हैं, उनको प्रदत्त प्रतिष्ठा ही नागरिकता है। ऐसा उन्होंने इस तरह से नागरिकता को परिभाषित किया है। और जो डेविड टूमैन है, डेविड टूमैन इन्होंने क्या किया था? अभी टी.एच. मार्शल के कुछ और देख लेते हैं, कुछ थोड़े से पॉइंट और हैं, ये भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या है, नागरिकता की मूल संकल्पना जो है किसको मानता है? समानता को माना है। जो अगर नागरिकता के अंदर हम मूल संकल्पना की बात करते हैं तो वो टी.एच. मार्शल के द्वारा इन्होंने क्या माना है? समानता को माना है। इसके अंतर्गत, नागरिकता के अंतर्गत इन्होंने बोला है कि दो चीज़ें होनी चाहिए कि जो प्रदत्त अधिकार हैं और कर्तव्य की गुणवत्ता, ये दोनों बढ़ें। जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं और जो नागरिकों की कर्तव्य की गुणवत्ता है वो बढ़े। और दूसरा है कि जिन लोगों को ये अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए हैं उनकी संख्या बढ़े। तो इन्होंने मतलब अधिकार और कर्तव्यों की गुणों में बढ़ोतरी की है, गुणों में गुणवत्ता की बढ़ोतरी, गुणों की बढ़ोतरी की बात की है। और दूसरा इन्होंने क्या किया है कि उनकी संख्या बढ़े, लोगों की संख्या, जिनको अधिकार प्रदत्त किए गए हैं ऐसे लोगों की संख्या बढ़े। इन्होंने ये दो बातें की हैं। और इन्होंने अगर नागरिकता के अंतर्गत तीन तरह के अधिकार माने हैं: राजनीतिक और नागरिक और सामाजिक। टी.एच. मार्शल, ये इन्होंने 3 अधिकार नागरिकता के अंतर्गत माने हैं कि ये अधिकार नागरिकों को मिलने चाहिए। तो टी.एच. मार्शल ने क्या है, ये एक अंग्रेज समाजशास्त्री थे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लेते हैं। और इनकी परिभाषा जो नागरिकता के लिए इन्होंने परिभाषा दी है, वो इनका मानना है कि किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में नागरिकता को परिभाषित किया है। और नागरिकता की मूल संकल्पना की बात करते हैं तो ये समानता है। संकल्पना आप लोग मेरे जो इसमें नहीं नोट डाउन कर रही हूँ वो बोलने से नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके। तो जो मूल संकल्पना है वो क्या है? समानता है। और इसके अंतर्गत इन्होंने गुणों में बढ़ोतरी, जो अधिकार दिए गए हैं उनके गुणों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तथा जिन लोगों को अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं उन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 3 प्रकार के नागरिक अधिकारों की बात की है इन्होंने, जो लोगों को अधिकार दिए गए हैं नागरिकता के अंतर्गत। राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक, 3 तरह के अधिकारों की इन्होंने बात की है। देखते हैं डेविड टूमैन ने जो है, इन्होंने गवर्नमेंटल प्रोसेस में गैर राजनीतिक समूहों को, इनकी बुक कौन सी है? गवर्नमेंटल प्रोसेस में इन्होंने क्या है, गैर राजनीतिक समूहों की जो है पर बल दिया है। जो गैर राजनीतिक समूह होते हैं उन पर इन्होंने बल दिया है। कौन सी बुक के अंतर्गत? गवर्नमेंटल प्रोसेस के अंतर्गत डेविड टूमैन ने
जबकि अमर्त्य सेन है, इन्होंने न्याय का विचार, इनकी बुक है न्याय का विचार, इस पर दिया है। आयशा बर्लिन की बात कर लें तो ये 4 एसेज ऑन, बार बार मैं इंग्लिश की ओर चल देती हूँ, ऑन लिबर्टी, इस पर इन्होंने बुक लिखी है। और तथा बर्लिन ने क्या किया है कि नकारात्मक और स्वतंत्रता को नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता में दो घटकों में विभाजित किया था इन्होंने स्वतंत्रता को। कौन सी? नकारात्मक और सकारात्मक। आप लोग इसको सब नोट डाउन कर लें। तो इसका हम ऑप्शन नागरिकता और सामाजिक वर्ग पुस्तक कहाँ के किसने लिखी है? तो ये T.H. मार्शल ने लिखी है। ये अंग्रेज समाजशास्त्री थे। इन्होंने नागरिकता को इस तरह से परिभाषित किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसने कहा कि हम अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए? तो किसने कहा कि हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT से हमने उठाया है और इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये जो मार्टिन लूथर क्या थे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में पृथक्करण कानून था, सेग्रीगेशन लॉ, पृथक्करण कानून, इसको इंग्लिश में सेग्रीगेशन लॉ बोलते हैं। इसके खिलाफ जो वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, तो इसमें क्या है, वो अग्रणी काले नेता थे, जो काले रंग के लोग थे वहाँ पे, तो उनके नेता थे। और इन्होंने आत्मसम्मान के मामले में इन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के मामले में विश्व का हर जाति या हर वर्ग का मनुष्य बराबर है। ये जो पृथक्करण की राजनीति के चेहरे पर क्या बोलते थे, ये जो पृथक्करण की राजनीति है, ये सामाजिक कोड की तरह, इसको इन्होंने बताया कि सामाजिक कोड की तरह है, जो कि लोगों को जिनके प्रति ये कानून, जो ये इस कानून का शिकार हैं, उनको एक मानसिक जख्म देता रहता है, इसलिए इन्होंने इसको सामाजिक कोड की तरह बताया था। तो इनकी 2 मेन बातें हैं जो इन्होंने बोली थी इस आंदोलन में, कि जो विश्व का हर जाति और वर्ण का मनुष्य जो है बराबर है, उसका आत्मसम्मान जो है बराबर होता है, मनुष्य बराबर है, यानी कि उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आत्मसम्मान के मामले में विश्व के जो है सभी जाति और वर्ण के लोग बराबर हैं। दूसरा इन्होंने क्या बोला था? दूसरा बोला था कि जो इस सामाजिक कोड है, जो ये पृथक्करण की राजनीति है, जिसमें गोरे लोगों के लिए अलग कानून बनते थे और काले लोगों के लिए अलग कानून होते थे, उनके लिए सारी चीज़ें व्यवस्थाएं अलग होती थी और काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होते थे, उन पे काफ़ी पाबंदियां होती थी। तो इसको इन्होंने बोला था कि ये पृथक्करण की राजनीति, जो पृथक्करण का कानून है, ये राजनीति के चेहरे पर एक सामाजिक कोड है, सामाजिक कोड बोला था इसको, सामाजिक कोड है, जो कि उन लोगों को मन में घाव करता रहता है जिनको इस कानून का शिकार होना पड़ता है, ऐसा इन्होंने बोला था। तो अब देखते हैं आगे। तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी के क्या थे, ये जो है इनकी बुक्स अगर देख लें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग,
हिंद स्वराज और हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग वगैरह, ये सब इनकी बुक हैं। जबकि नेल्सन मंडेला जो थे ये दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की वो थी, प्रचलन था वहाँ पर, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी। और इनकी बुक है लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम ये इनकी बुक है। और आंग सान सू ये म्यांमार की नेता हैं, ये म्यांमार की नेता थी। इनको वहीं पर म्यांमार में इनके घर में ही नज़रबंद करके रखा गया था। और इनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर ये इनकी पुस्तक है। ये सारे भी जो मैं बता रही हूँ ये सारे भी एनसीईआरटी से ही हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये कहीं कहीं पर दिए गए हैं, तो मैंने इसमें ऑप्शन में डाला है और उसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें रिपीट हो जाएं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दलाई लामा और उनके अनुयायियों को भारत में आश्रय कब दिया गया। ये भी आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि दलाई लामा को कब जो है भारत में आश्रय दिया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायी जो है भारत आए थे और भारत ने उनको शरण दी थी। और जबकि अगर हम 1962 की बात करें तो 1962 भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे पाकिस्तान की ओर से, और भारत से इंदिरा गांधी थी। और 71 के भारत पाक युद्ध के बाद ये शिमला समझौता हुआ था। और 1949 की बात करें तो ये चीनी क्रांति हुई थी। इसमें चीनी क्रांति माओ जेदांग के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई थी 1949 को। तो और आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा कि दलाई लामा और उनकी अनुयायियों को भारत में आश्रय 1959 में दिया गया। ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी आप अलग नोट डाउन करेंगे। फुटपाथी दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई? तो ऑप्शन है आपके सामने 2005, 2004, 2002, 2001। तो किस में तैयार की गई? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 2004 में जो फुटपाथी दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। इस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत फुटपाथी विक्रेताओं को मान्यता एवं नियमन प्रदान किया गया था ताकि उन्हें सरकारी नियमों के जो अनुपालन के दायरे में पुलिस और नगर प्रशासकों के उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति उन्हें मिल सके। तो इसमें क्या इसको प्रदान करना था? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था विक्रेताओं को मान्यता व नियमन प्रदान करना। जो फुटपाथी विक्रेता थे उनको मान्यता, ताकि उन्हें पुलिस और सरकारी जो प्रशासन है वो परेशान न कर सके। मान्यता और नियमन प्रदान करना। तो सरकारी जो नियम बनाए गए थे उनके नियम के अंतर्गत जो ये फुटपाथी विक्रेता थे वो आराम से अपना कारोबार चला सकते थे और उन्हें पुलिस जो भगाती रहती थी यहाँ से वहाँ, ऐसा वो नहीं कर सकती। उनको एक पॉलिसी दी गई, नेशनल पॉलिसी के अंतर्गत वो अपना कारोबार चला सकते थे। 2005 में क्या होता है? तो ऑप्शन बी आपका 4, ये जो 2004 ये सही हो जाता है। मान्यता और नियमन प्रदान किया गया था फुटपाथी दुकानदारों के लिए। और इसका अगला जो है 2014 में अगेन एक क्या था, ये नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी इनके लिए 2014 में। और 2005 की अगर हम बात करते हैं, 2005 में सूचना का अधिकार आया था जिसमें कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग के जो कार्यों के बारे में कुछ भी जानकारी मतलब वहाँ से सरकारी विभाग की जानकारी वो ले सकता है।
तो सूचना का अधिकार 2005 में आया था, जबकि 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था कि 21A जोड़ा गया था। 21A जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था ये ए? इसमें जो है 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की गई थी। इस 86वें संशोधन करके 2002 में जो 86वां संशोधन हुआ था इसके द्वारा। और अगर हम 2001 में क्या हुआ था इसकी बात करते हैं तो 2001 में हुआ था सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा की बात की गई थी और इसका उद्देश्य था कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था इसका उद्देश्य। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। ये सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। फुटपाती दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति 2004 में आई थी, फिर 2014 में भी आई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है। ये भी आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, जन्म वंश परंपरा द्वारा, बी है जन्म पंजीकरण, जन्म वंश परंपरा द्वारा, जन्म पंजीकरण देशीकरण द्वारा, जन्म वंश परंपरा पंजीकरण देशीकरण या भू क्षेत्र के शामिल होने से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो जो भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है उसके ये हैं, जन्म द्वारा हासिल होगी, वंश परंपरा यानी कि पीढ़ियों से अगर आप रहते आ रहे हैं तो ये वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, और अगर कोई भू क्षेत्र हमारे राज्य में, हमारे इंडिया में शामिल होता है तो उस भू क्षेत्र के सभी निवासी हमारे निवासियों को नागरिकता मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन सी कि जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और किसी भू क्षेत्र के इंडिया में शामिल होने से इंडिया की नागरिकता, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हासिल करने के ये तरीके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसने कहा आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है। ये किसने कहा? ऑप्शन है आपके सामने, ए टी.एच. ग्रीन, बी जी.डी.एच. कोल, सी लास्की, डी हॉबहाउस। किसने बोला है? एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन रखा ही नहीं गया है। तो ऑप्शन ये कहने वाले कार्ल मार्क्स महोदय हैं। कार्ल मार्क्स महोदय ने यह कथन कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द जेविश क्वेश्चन, इनकी बुक कौन सी थी? ऑन द जेविश क्वेश्चन, ये इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने क्या किया था कि स्पष्ट रूप से बोला था कि मानव की पूर्ण मुक्ति तथा स्वतंत्रता निजी संपत्ति को समाप्त किए बगैर नहीं मिल सकती है और निजी संपत्ति को उन्मूलन किए बिना आर्थिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता एक कोरा भ्रम है, ऐसा इन्होंने बोला था। ऑन द जेविश क्वेश्चन में बोला था कि निजी संपत्ति को समाप्त किए बिना मनुष्य जो है स्वतंत्र नहीं हो सकता है और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है। जबकि हम टी.एच. ग्रीन को देख लेते हैं। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं? ग्रीन कहते हैं स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या उपयोग करने का नाम है जो करने योग्य है। स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या उपयोग करने का नाम है जो करने योग्य है, ये इनका टी.एच. ग्रीन का मानना है। जबकि जी.डी.एच. कोल क्या कहते हैं? जी.डी.एच. कोल कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना
राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। एक कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? कोल और कपोल। देखिए ये दोनों थोड़ा सा राइम जैसा बन रहा है, इससे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर है GTH कोल और यहाँ पर है कपोल। तो जहाँ पर कपोल कल्पना आता है उसको कोल से आप जोड़ दीजिए, तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका फिक्स हो जाएगा। अगर इस तरह की स्टोरी थोड़ा थोड़ा बनाते रहेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। जबकि लास्की क्या कहते हैं? लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहाँ व्यक्ति सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त करता है। फिर एक बार सुन लें। लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहाँ व्यक्ति सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त करता है। ये लास्की का कथन है। जबकि हाबहाउस का भी हम देख ही लेते हैं। हाबहाउस कहते हैं कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ है अन्य व्यक्तियों का घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाना। ये हाबहाउस का कथन है। तो जो क्वेश्चन आपका है, क्या पूछ रहा है? आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है। ये ऑप्शन डी कर लेते हैं इसको। मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। और किसने कहा है? ऑन द जेविस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है। और इसमें बोला है कि निजी संपत्ति की समाप्ति होनी चाहिए, तभी जो है मनुष्य जो है स्वतंत्र हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी है राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नांकित में कौन क्रांति के 9 उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन 8। तो इसके ऑप्शन है आपके ए लास्की, बी ग्रीन, सी मैक्स वेबर, डी मार्क्स। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैक्स वेबर ने क्रांति का संबंध शक्ति के प्रयोग से लिया है। क्रांति का संबंध किससे किया है इन्होंने? क्रांति का संबंध शक्ति के प्रयोग से, शक्ति के प्रयोग से लिया है। और इनका कहना है कि एक व्यक्ति सामाजिक संबंधों के अंतर्गत उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वह अपनी इच्छाओं को दूसरों पर अनेक प्रतिरोधों के बावजूद थोप सकता है। और जो ग्रीन और लास्की है, ये ग्रीन और लास्की ये क्या है? 9 उदारवादी नहीं है। और जो है ये मार्क्स क्या है? मार्क्स आपके हैं ये वैज्ञानिक ये साम्यवाद का समर्थन करते हैं। तो ये मार्क्स को हम कहते हैं, ये इनको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं इनको। जबकि जो ग्रीन महोदय को सकारात्मक उदारवाद का जनक बोला जाता है, उदारवाद का जनक। लास्की को क्या है? लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जो इसमें आपका ऑप्शन सी है ये राइट हो जाता है। और लास्की जो थे ये शांतिपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक बदलाव की बात इन्होंने की है, जिसमें पूंजीवाद जो है धीरे धीरे समाजवाद में आ जाएगा, समाजवाद में तब्दील हो जाएगा। पूंजीवाद समाजवाद में तब्दील हो जाएगा और शांतिपूर्ण तरीकों की बात की है। ग्रीन सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं। और ये जो मैक्स वेबर हैं, इन्होंने क्रांति का संबंध किसके? शक्ति के प्रयोग से बताया है, जिसमें कि एक व्यक्ति सामाजिक संबंधों के जरिए ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां वो अपनी इच्छाओं को अनेक प्रतिरोधों के बाद भी दूसरों लोगों पर थोप देता है। मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जस्टिस एज फेयरनेस, ये पुस्तक का नाम है कि अवधारणा है। ये अवधारणा है जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने ए रॉल्स, बी बर्लिन, सी नॉजिक और डी हेयक। हेयक किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ
जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो कि 1971 में पब्लिश होती है। 1971 में ये पब्लिश होती है। इसमें जो है इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था, जस्टिस एज फेयरनेस। इस अवधारणा का इन्होंने विकास किया और उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा तथा वितरणात्मक संबंधी न्याय की वकालत की। तो इन्होंने अपने न्याय को क्या कहा था? शुद्ध। इनका न्याय कैसा है, ये भी क्वेश्चन आता है। शुद्ध प्रक्रियात्मक, और या फिर दूसरी तरह से पूछ लेता है वितरणात्मक। वितरणात्मक इस तरह से भी पूछ लेता है। तो इनका न्याय कैसा है? वितरणात्मक है। इनका न्याय शुद्ध प्रक्रियात्मक है। दोनों तरह से ये पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में इस अवधारणा का इन्होंने विकास किया है और इनका न्याय कैसा है? शुद्ध प्रकृत्यात्मक है तथा ये वितरणात्मक संबंधी न्याय की वकालत करते हैं। तो वितरणात्मक न्याय की, जिसमें कि सभी जो मूलभूत वस्तुएं होती हैं, मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, उनका जो है न्यायपूर्ण वितरण लोगों में, जो नागरिकों में हैं, उनमें न्यायपूर्ण वितरण को ही इन्होंने अपने न्याय को, इसी को इन्होंने न्याय बोला है किसी समाज का, और इसे वितरणात्मक न्याय की संज्ञा दी है इन्होंने। तो और ऑप्शन बी देख लेते हैं हम। ऑप्शन बी बर्लिन की कौन है? 4 एसेस ऑन लिबर्टी, 4 एसेस ऑन लिबर्टी इनकी बुक है। लिबर्टी इनकी पुस्तक है और इन्होंने स्वतंत्रता को 2 घटकों में विभाजित किया है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। देखते हैं नाजिक। चलिए, ये आपका होमवर्क है। जो नॉजिक है और हेयक, ये दो इन दो के बारे में आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो है आप लिखेंगे, जो भी आपको पता है इनके बारे में, दोनों के बारे में आप लिखेंगे। तो ये आपका हो गया होमवर्क। हम देखेंगे कमेंट बॉक्स में आप इनके बारे में आपको क्या क्या पता है। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर ए रॉल्स जो है जस्टिस एज फेयरनेस, ये अवधारणा रॉल्स से संबंधित है और ये ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में दी गई है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 ही था शायद, 10 देखते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह राज्य में कानून की सृष्टा है। ऑप्शन बी, यह सदैव जनहित में होती है। ऑप्शन सी, यह सबकी इच्छा है। ऑप्शन डी, यह सदैव सही होती है। तो जो रूसो की सामान्य इच्छा है, यह राज्य में कानून की सृष्टा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सामान्य इच्छा होती है उसी के वही राज्य में कानून बनाती है, उसी के सर्वसम्मत पर सामान्य इच्छा के द्वारा ही कानून बनता है। क्योंकि रूसो कहते हैं कि जो मनुष्य की इच्छा है वो 2 प्रकार से संचालित होती है, हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ, इसको उच्च स्व भी बोल सकते हैं आप, उच्च स्व, और लोअर सेल्फ इसको निम्न स्व भी हिंदी में बोलते हैं। तो जो हायर सेल्फ होता है, हायर सेल्फ क्या होता है? समाज के हित में होता है, और यही जो है ये एक ऐसी इच्छा होती है जिसमें पूरे समाज का हित छुपा होता है। जैसे कि एनवायरनमेंट का ले लेते हैं कि एनवायरनमेंट में जो है पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो हम गाड़ियों का कम से कम, जो फॉसिल फ्यूल है इनका कम से कम उपयोग करें। तो हम गाड़ी की जगह पर कुछ और चीज़ें जिसमें कि पोल्यूशन नहीं हो रहा है वो इस्तेमाल करें। तो ये हमारी जो इच्छा है हायर सेल्फ से रिलेटेड है, क्योंकि हम पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं। और लोअर सेल्फ क्या होगा कि नहीं, हम बस गाड़ी के बिना चले ही ना, चाहे 2 कदम का रास्ता हो, चाहे हम पैदल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई चीज़ हो, तब भी हम गाड़ी से ही चलें और फॉसिल फ्यूल जला करके पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ये लोअर सेल्फ से हो जाएगा। तो जो ये राज्य की ये जो सामान्य विल है, सामान्य विल भी क्या होती है? हायर सेल्फ से संचालित होती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की हायर सेल्फ से सामान्य इच्छा बनती है, इसलिए ये सदैव जनहित में होती है। जनहित, तो ये आंसर भी, ये भी ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। और ये सबकी इच्छा है, और तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चाहे कोई भी कानून बने, कुछ भी कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो,
तो वहाँ पे कुछ लोग अपोजिशन में होते ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सबकी इच्छा होना ज़रूरी नहीं, हो भी सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि सबकी इच्छा हो ही हो वहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन सी जो ये नहीं होगा, क्योंकि ये सबकी इच्छा नहीं हो सकती है। सभी सम्मिलित हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये सदैव सही होते, हाँ ये सही होते क्योंकि ये सभी के हायर सेल्फ, यानी कि जितने भी लोग होंगे उनके हायर सेल्फ से संचालित होगी इच्छा, तो ये सदैव सही होती। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका ये जो है ये सही हो जाएगा। मैंने हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ को, और इससे और भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हमने जो रूसो की फ़िलॉसफ़ी दी है, हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसमें लगभग 1 घंटे का है, 50 मिनट का वीडियो है। तो आप उसको देख लें, टाइम ना हो तो स्पीड पे डाल के देख लें, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये हायर सेल्फ लोअर सेल्फ एक थोड़ा सा काफ़ी अच्छा टॉपिक है और डेप्थ में है, तो मैंने उस वीडियो में इसको अलग से बना रखा। आप वहाँ जाके इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और क्वेश्चन में इसकी ये डेप्थ में इतना दिया गया है, वहाँ पे मैंने सब कुछ इतना डेप्थ में एक्सप्लेन किया है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ वो जो फ़िलॉसफ़ी है रूसो की सुनने से, वही उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब हमें कॉन्सेप्ट पता होता है तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो पक्का देख लें, क्योंकि यहाँ पर हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में नहीं समझा सकते हैं, लंबा टाइम लेगा, काफ़ी टाइम लंबा हो जाएगा। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको। हायर सेल्फ लोअर सेल्फ जो रूसो की सामान्य इच्छा का एक कैसे संचालित होती है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे समझा रखी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होगा और आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आपके पास क्रोशियस, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, लास्की। तो ये जो व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद को क्या कहा गया है? जो व्यक्तिवाद को ही शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद बोला गया है। व्यक्तिवाद को क्या है? नकारात्मक उदारवाद बोला गया है। किसको? व्यक्तिवाद को। तो इन दोनों को बोला गया है। और यह जो है न्यूनतम राज्य की बात करता है। इसमें सिर्फ न्याय व्यवस्था और सुरक्षा और शांति व्यवस्था, ये 3 काम ही राज्य को दिए गए हैं। यानी कि राज्य को कम से कम न्यूनतम राज्य की बात की गई है, जिसमें राज्य का जो है बहुत कम काम दिए गए हैं। और स्पेंसर जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हुए योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत ही देते हैं। कौन? स्पेंसर। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत ये देते हैं। और इसमें ये बताते हैं कि लोगों को खुला छोड़ दो, जिसमें क्षमता होगी वो जीवित रहेगा, जिसमें क्षमता नहीं होगी वो मर खप जाएगा। तो जो है ये व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया था? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने ही प्रस्तुत किया था। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। जबकि एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ ने इनकी बुक वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या लेसेस फेयर का जो है सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने बताया है कि राज्य की जो है लोगों को मतलब मार्केट में खुली छूट दे देनी चाहिए। जब लोगों की आय में वृद्धि हो जाएगी तो स्वतः नेशन की आय है, राष्ट्रीय आय है, उसमें स्वतः अपने आप वृद्धि हो जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला था। और इन्होंने क्या है, राज्य की अहस्तक्षेप नीति का समर्थन किया था। राज्य की अहस्तक्षेप नीति का इन्होंने समर्थन किया है, ये भी इन्होंने। जबकि लास्की क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनकी बुक क्या है? इनकी बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी बुक है लास्की की। और ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य
के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। ग्रोशियस, चलिए ग्रोशियस आपको फिर मैं एक होमवर्क देती हूँ। ग्रोशियस के बारे में आपको यास नहीं होगा, यस होगा यहाँ पर। ग्रोशियस के बारे में आपको जो भी पता है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके कमेंट पढ़ूँगी, मैं भी देखूँगी कि आप ग्रोशियस के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। तो ग्रोशियस आपका होमवर्क हो गया, ये आप बताएंगे मुझे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर जो है व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किससे संबंधित है? नैतिक औचित्य ये हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। और जो व्यक्तिवाद है इसी को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार कब दिया गया? ऑप्शन ए है 1834 में, बी 1853 में, सी 1854 में, डी 1833 में। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1853 में जो है भारतीय को सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। और जो पहले भारतीय थे जिनको सिविल सेवा के पद पर आसीन होने का मौका मिला था, आसीन हुए थे जो, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये पहले भारतीय थे जो सिविल सेवा के पद पर आसीन हुए थे। जबकि 1934 की बात करें तो इसमें शिक्षा से संबंधित ड्रेन थ्योरी या हिंदी में उसे छनन का सिद्धांत लाया गया था। किसके द्वारा? ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था। और साथ ही अंग्रेजी शिक्षा को क्या है, माध्यम बनाया गया था। इसमें इस जो है थ्योरी में अंग्रेजी शिक्षा को भी माध्यम बनाया गया था। और ये लॉर्ड मैकाले द्वारा लाया गया था 1834 में। और 1853 में सिविल सेवा में भारतीयों को अधिकार दिया गया था। जबकि जो 1854 है ये वुड डिस्पैच लाया गया था। वुड डिस्पैच लाया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स वुड, वहाँ के उस समय के जो वायसराय थे चार्ल्स वुड द्वारा वुड डिस्पैच लाया गया था। और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया था। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया था। और इसमें क्या है, मातृभाषा जो इसकी प्रमुख विशेषता थी, जो मातृभाषा को जो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा को के द्वारा दी जाएगी, ऐसा इन्होंने बोला था। तो मातृभाषा को इन्होंने महत्व दिया था। जबकि 1833 में क्या था कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें जो है गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम जो बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग यही थे बंगाल के, और ये फिर भारत के बन गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये तो क्या थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है कि भारतीयों को सिविल सेवा में जो है अधिकार जो है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पहली बार भारतीयों का बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया था? भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, बी 1999 का भारत परिषद अधिनियम, या 1919 का भारत परिषद अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीयों को जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन दो अधिकार नहीं दिए गए थे, वोटिंग का और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार फिर तब भी नहीं मिला था।
इनको जो वोटिंग और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था, उस समय तक नहीं मिला था। एक अधिकार सिर्फ दिया गया था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। जबकि जो 1999 का भारत परिषद अधिनियम है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जो 1999 का भारत परिषद अधिनियम है, तो इसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है ये। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम में जो है बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डायकी नामक पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने विंस्टन चर्चिल की और लियोनिस कार्टिस के से संबंधित है, या लिथिगो से, या लॉर्ड मैकाले से। तो जो ये डायकी नामक पुस्तक है, ये किससे? लियोनिस कार्टिस से संबंधित है। इसे डायकी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें द्वैत शासन के बारे में बताया गया है। और इसके जो हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है? लियोनिस कार्टिस हैं। और अगर हम विंस्टन चर्चिल की बात करते हैं, तो इन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इन्होंने क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर बोला था गांधी को। किसे बोला था? गांधी को बोला था। अगर लिथिगो की बात करते हैं, तो ये अगस्त प्रस्ताव लाए थे। अगस्त प्रस्ताव इनके द्वारा लाया गया था। लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं, तो छनन का सिद्धांत, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? छनन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये लाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। डायकी नामक पुस्तक लियोनिस कार्टिस से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही मेलित नहीं है? सत्य की प्रभुसत्ता एम.के. गांधी, नव मानवतावाद अरविंद घोष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लेनिन और नव प्रजातंत्र माओ जेदांग। तो इसमें जो आपका ये बी ऑप्शन है, ये सही सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि नव मानवतावाद जो है अरविंद घोष ने नहीं दिया था। ये किसने दिया था? एम.एन. रॉय द्वारा ये जो है दिया गया था। तो ये आपका मिलित नहीं है। बाकी सत्य की प्रभुसत्ता एम.के. गांधी, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लेनिन और नव प्रजातंत्र माओ जेदांग, ये सब सही मिलित हैं। तो आप ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी मिलित नहीं है। आज यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और प्रश्नों के साथ, और उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस होंगे। आप एनसीईआरटी के नोट्स अलग बनाते रहिए। तो धन्यवाद।